जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर एजुकेशन प्लेटफॉर्म शिक्षा संगम 24। और दोस्तों, जैसा कि पिछली क्लास में इतिहास की सीरीज के दौरान हमने घनानंद तक अंतिम शासक नंदवंश को पढ़ लिया था, साथ ही हमने ये देख लिया था कि भारत के भूभाग पर सिकंदर का आक्रमण हो चुका था और सिकंदर यहाँ से वापस भी जा चुका था। दोस्तों, सिकंदर के जाने के बाद अंतिम शासक नंदवंश का घनानंद, तो उसे चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर सिंहासन को हथिया लिया और इस तरह से दोस्तों मौर्य वंश की स्थापना हुई। आज हम इस क्लास में मौर्य वंश को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगर मौर्य साम्राज्य की बात की जाए तो पूरा मौर्य साम्राज्य का कालक्रम लगभग 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक माना जाता है। दोस्तों, ये डेट कहीं कहीं आपको 323 ईसा पूर्व भी मिल सकती है या 322 ईसा पूर्व भी मिल सकती है। दोस्तों, अगर इसके संस्थापक की बात की जाए तो जैसा कि मैंने कहा, संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य को कई उपाधियां मिली हुई, तो जो एग्जाम के लिहाज से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो एक बार इनको भी ज़रा देख लीजिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य की दोस्तों जो उपाधियां थी, तो सबसे पहली और सबसे बेहतरीन उपाधि थी इसकी भारत का मुक्तिदाता, लिबरेटर ऑफ इंडिया। दोस्तों, ऐसा इसलिए है क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने सिंहासन प्राप्ति के बाद भारतीय क्षेत्र के कई इंपॉर्टेंट जगहों को, कई इंपॉर्टेंट क्षेत्रों को यूनानियों के चंगुल से मुक्त कराया था और भी कई ऐसे क्षेत्र थे जो भारतवर्ष के अंदर में आते थे और उन पर किसी बाहरी शक्ति का कब्जा था, तो उन्हें आज़ाद कराने के लिए, उनको अपने शासन में मिलाने के लिए इसको भारत का मुक्तिदाता या लिबरेटर ऑफ इंडिया की उपाधि दी जाती है। दोस्तों, इसके अलावा दो बहुत ही महत्वपूर्ण उपाधियां हैं जो यूनानी ग्रंथों के द्वारा हमें पता चलती हैं। एक है सेंड्रोकोटस और दूसरा है एंड्रोकोटस। ये दोनों उपाधियां ही बहुत इंपॉर्टेंट है और इतिहास में बहुत सारे इतिहासकार जो विदेशी इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस का शब्द का इस्तेमाल चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ही किया है, जैसे जस्टिन, प्लूटार्क इत्यादि। दोस्तों, सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस ये चंद्रगुप्त के ही नाम है, चंद्रगुप्त के ही लिए यूज़ किए गए हैं। इनकी पहचान सबसे पहले की थी विलियम जोन्स ने। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विलियम्स जोन्स। दोस्तों, ये वही विलियम जोन्स है जिन्होंने भारत में 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी और जहाँ से भारत के इतिहास का जो खोजबीन है, जो रिसर्च है, वो शुरू हुई थी। तो विलियम जोन्स ने ही ये पहचान की थी कि एंड्रोकोटस या सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ही इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द हैं। दोस्तों, अगर चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म के बारे में देखा जाए या इसकी जाति के बारे में देखा जाए तो इस पर इतिहासकार में कई मतभेद हैं। इन मतभेदों के अनुसार कुछ लोग शूद्र कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को, कहीं कहीं इसे वृषल कहा गया है और कहीं कहीं इसे क्षत्रिय कहा गया है। दोस्तों, अगर शूद्र की बात की जाए तो मुद्रा राक्षस जो विशाख दत्त जी के द्वारा लिखा गया है, तो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया है, जिसका अर्थ शूद्र ही होता है या निम्न कुल का होता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर बात की जाए क्षत्रिय की, तो बौद्ध ग्रंथ प्लस जैन ग्रंथ, यहां पर क्षत्रिय माना गया है चंद्रगुप्त मौर्य को। दोस्तों, अगर इसकी बात की जाए कि सिंहासन प्राप्ति किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य को हुई, किस तरह से वो चंद्रगुप्त मौर्य एक सम्राट के रूप में स्थापित हो गया, तो उसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है सिंहासन प्राप्ति की। और स्टोरी कुछ इस तरह से है दोस्तों कि जब घनानंद सिंहासन रूढ़ था तो उसकी क्रूरता के कारण वहाँ की जनता बहुत परेशान हो गई थी। पूरा मगध साम्राज्य इस बात से त्रस्त था कि घनानंद एक क्रूर शासक है, उसने बहुत ज़्यादा टैक्स जनता पे लगा के रखा था, साथ ही साथ वो एक भोग विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति था जिसका बिल्कुल भी ध्यान अपने शासन की तरफ नहीं था। और ऐसे समय में सिकंदर के रूप में एक बहुत ही बड़ी विपत्ति भारत की ओर बढ़ रही थी। दोस्तों,
इस विपत्ति को सबसे पहले ऑब्जर्व किया, सबसे पहले देखा तक्षशिला के एक महान विद्वान, एक आचार्य चाणक्य या कौटिल्य ने। तो दोस्तों जो चाणक्य थे या कौटिल्य थे, तो इन्होंने घनानंद को जाकर समझाया। ये बात हम पिछली क्लास में कर चुके हैं, लेकिन घनानंद के इनका अपमान करके इन्हें अपने दरबार से बाहर निकाल दिया। और इसी अपमान के कारण चाणक्य या कौटिल्य ने प्रतिज्ञा की कि वह नंद वंश को उखाड़ फेंकेगा। और इसी के चलते दोस्तों चाणक्य की मुलाकात हुई चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त मौर्य से दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य से मुलाकात का भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी हमें इतिहास में मिलती है कि उसी समय जब चंद्रगुप्त मौर्य बच्चा था, बहुत ही छोटा बालक के रूप में था, तो चंद्रगुप्त मौर्य कुछ बालकों के साथ जंगल में एक खेल खेल रहा था। और उस खेल में चंद्रगुप्त मौर्य राजा का रोल प्ले कर रहा था, राजा की भूमिका में था, और दो दूसरे बच्चे थे वो उसकी प्रजा की भूमिका में थे। दोस्तों यह देखकर जो चाणक्य थे, जो विष्णुगुप्त थे, वो रुक गए और उन्होंने बड़े ही ध्यान से चंद्रगुप्त मौर्य को ऑब्जर्व किया और देखा कि ये जो बालक है ये एक राजा की भूमिका में है, लेकिन इसका कैरेक्टर और इसका बुद्धिमत्ता और इसका जो एटीट्यूड है वो बिल्कुल एक शासक की तरह है। तो ये बात उसे बहुत इंटरेस्टिंग लगी और चाणक्य ने उसे बात की चंद्रगुप्त मौर्य से और पूछा, बेटा तुम कौन हो? तो उसने उसे बताया कि जी मैं तो एक निम्न कुल का व्यक्ति हूँ। और इसी तरह से चाणक्य उसे अपने घर लेके चले गए। और उससे पहले चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की माँ से मुलाकात की, जो एक बहुत ही निम्न परिवार में लग रही थी रहने वाली। उसके बारे में हमने पीछे बात की थी, जिसका नाम मूरा था। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य की प्रतिभा से बहुत ही इम्प्रेस हुए चाणक्य और उन्होंने इसे कुछ कशार्पण देकर खरीद लिया। लगभग 1000 कशार्पण उस समय मुद्रा हुआ करती थी। 1000 कशार्पण चंद्रगुप्त मौर्य की माता को दिए और कहा कि इस बेटे को मैं तुम्हारे लेके जा रहा हूँ, और उसे लेकर तक्षशिला चले गए। दोस्तों तक्षशिला में उसकी ट्रेनिंग करवाई गई, उसे हर तरह से योग्य बनाया गया, उसकी शिक्षा दीक्षा पूरी की गई, उसे सैनिक शिक्षा दी गई, राजनीतिक शिक्षा दी गई और पूरी तरह से उसे तैयार किया गया घनानंद से लड़ने के लिए, नंद वंश की समाप्ति करने के लिए। और फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराया और 322 ईसा पूर्व के लगभग मगध के सिंहासन पर ये विराजमान हो गया। दोस्तों अगर बात की जाए कि राजधानी कौन सी थी मौर्य साम्राज्य की, तो राजधानी थी पाटलिपुत्र। ये वही पाटलिपुत्र है दोस्तों जो गंगा और सोन नदी के तट पर थी। इसके बारे में हम कई बार पहले क्लासेस में चर्चा कर चुके हैं। अगर इसके चिन्ह की बात की जाए कि चिन्ह कौन सा था, तो इसका चिन्ह मयूर था। दोस्तों मौर्य साम्राज्य का जो चिन्ह था वो मयूर था, क्योंकि मौर्य साम्राज्य की जो माता थी मूरा, वो मोर पालन का कार्य किया करती थी और इनका चिन्ह मयूर ही था। दोस्तों ये कैसे पता चला कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो चिन्ह है वो मयूर है, तो वो लौरियागढ़ के स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। दोस्तों ये लौरियागढ़ का जो स्तंभ लेख है ये अशोक के संबंधित है। अशोक जो मौर्य साम्राज्य में आगे राजा बनेंगे, तो अशोक से संबंधित है लौरियानंदगढ़ का स्तंभ लेख। दोस्तों अगर बात की जाए मौर्य वंश की जानकारी के स्रोतों के बारे में कि कहाँ से मौर्य वंश की जानकारी हमें मिलती है, तो मौर्य वंश की जानकारी हमें साहित्यिक स्रोतों से भी मिलती हैं, साथ ही पुरातात्विक स्रोतों से भी मिलती हैं। आइए दोस्तों एक बार इन पर नज़र देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर पुरातात्विक स्रोतों की बात की जाए तो अभिलेख और सिक्के मिले हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ साथ अंतिम शासक तक अशोक से लेकर बिंदुसार से लेकर प्रत्येक के प्रशासन और उसके राज्य के बारे में काफ़ी जानकारी हमें देते हैं। इनके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर साहित्यिक स्रोतों के बारे में बात की जाए, साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं, तो साहित्यिक स्रोतों में दोस्तों सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट है अर्थशास्त्र, और इस अर्थशास्त्र को लिखा था चाणक्य ने। चाणक्य ने जो चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे, चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था और इसी वजह से वो मंत्री थे। तो उन्होंने लिखा है अर्थशास्त्र, जो
पॉलिटी पर एक बहुत ही बड़ा ग्रंथ है, राजनीतिक शास्त्र का ग्रंथ है। तो बहुत सारी जानकारी अर्थशास्त्र से हमें मिलती है मौर्य साम्राज्य के बारे में, उसके प्रशासन के बारे में, उसकी राजनीति के बारे में। इसके अलावा दोस्तों दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है मुद्रा राक्षस, और इसके लेखक हैं विशाख दत्त। विशाख दत्त। दोस्तों अगले ग्रंथ की बात की जाए तो अगला ग्रंथ है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण दोस्तों मौर्य साम्राज्य से संबंधित है, और विष्णु पुराण से काफ़ी जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है मौर्य प्रशासन के बारे में। इसके अलावा दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट ग्रंथ है महाभाष्य, जिसके रचयिता पतंजलि को माना जाता है। जिसके रचयिता पतंजलि को माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक ग्रंथ है मिलिंद पन्हु, जो नागसेन और मीनांडर इन दोनों के बीच में एक डायलॉग है, इसके बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो मिलिंद पन्हु भी चंद्रगुप्त मौर्य और साथ साथ उसके प्रशासन के बारे में और पूरे ही मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमें देता है। इसके अलावा दोस्तों दो सिंगली ग्रंथ हैं। सिंगली आप जानते हो, सिंगली श्रीलंका को कहा जाता था। तो श्रीलंका देश के दो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जिन्हें सिंगली ग्रंथ कहा जाता है, और उनमें है दीपवंश और महावंश या महाबोधिवंश। दोस्तों ये दो सिंगली ग्रंथ हैं। इन दोनों ग्रंथों से भी मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा एक और ग्रंथ है परिशिष्ट पर्वन, और ये लिखा गया है हेमचंद्र जी के द्वारा। यह भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रंथ है जिससे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों इसके अलावा बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनके बारे में हम अपनी पिछली कक्षाओं में चर्चा कर चुके हैं, और जब हम क्वेश्चन सीरीज लेके आएंगे, जब हम मॉक टेस्ट लेके आएंगे और क्वेश्चन करेंगे, तब हम सभी को एक एक करके देखेंगे। दोस्तों इसके बाद देखते हैं अगली बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक, और उसका नाम है इंडिका। दोस्तों इंडिका एक यूनानी व्यक्ति की बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, जिससे हमें चंद्रगुप्त मौर्य के पूरे इतिहास के बारे में, साथ ही साथ मौर्य वंश के इतिहास के बारे में भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। और दोस्तों इसका लेखक है मेगस्थनीज। और ये दोस्तों मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जिसे उसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। किसका राजदूत था ये? सेल्यूकस निकेटर। दोस्तों इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि मेगस्थनीज की जो इंडिका है, इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किसने किया? तो दोस्तों मैकक्रिंडल। इस व्यक्ति ने 1891 में अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया इंडिका, जो मेगस्थनीज की रचना है। तो दोस्तों ये कुछ साहित्यिक स्रोत थे जिनसे हमें चंद्रगुप्त मौर्य के साथ साथ पूरे मौर्य प्रशासन और मौर्य साम्राज्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। आइए दोस्तों अब देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के वे कुछ खास अभियान जिनसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों पहले अभियान की अगर बात की जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सिंध वाले क्षेत्र को यूनानियों से मुक्त कराया था, और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट इसका अभियान था सेल्यूकस निकेटर के साथ अभियान की अगर बात की जाए तो सेल्यूकस निकेटर के साथ सबसे इम्पोर्टेंट सेल्यूकस निकेटर के साथ इसका युद्ध हुआ। और दोस्तों अगर बात की जाए इसकी तिथि की तो ये थी 305 ईसा पूर्व, और यहाँ दोस्तों सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और दोस्तों इस युद्ध के बाद सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में एक संधि की गई, और इस संधि के तहत सेल्यूकस निकेटर ने
अपनी बेटी हेलेना या कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। इसकी दोस्तों पुत्री थी जिसका नाम था कार्नेलिया, कार्नेलिया या हेलेना, हेलेना। दोस्तों इसका विवाह हो गया था चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। और दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के साथ विवाह के पश्चात सेल्यूकस निकेटर ने 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज के रूप में प्रदान किए। दोस्तों उनके बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दहेज के रूप में, दहेज के रूप में 4 प्रांत इसने दिए, जिनमें से एक है कंधार, दूसरा है हेरात, तीसरा है काबुल और चौथा है मकरान। दोस्तों अब अगर बात की जाए चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम समय की, तो चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम समय में जैन बन गया था। चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम समय में जैन मुनि बन गया था। और जैन मुनि बनकर दोस्तों ये भद्रबाहु के साथ, भद्रबाहु जो जैन धर्म से संबंधित हैं, इनके साथ दक्षिण भारत चला गया था, दक्षिण भारत। और दोस्तों दक्षिण भारत में भी एक स्थान है श्रवणबेलगोला, श्रवणबेलगोला। दोस्तों आज के समय में ये कर्नाटक राज्य में पड़ता है, कर्नाटक राज्य में मैसूर के पास पड़ता है। और दोस्तों यहीं पर चंद्रगिरी की पहाड़ियों में चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि से या संथारा विधि से अपने प्राणों का त्याग कर दिया। तो दोस्तों इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम आपसे बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के ही उत्तराधिकारी बिंदुसार के बारे में, और फिर बात करेंगे अशोक सम्राट के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए।